Welcome students on our online platform Prime Institute of Mathematics। आज से हम अपनी सभी क्लासेस का जो संचालन है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स नाम से हमारी एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट फिर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्लास 10th का हम आज से रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे। जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती थी उसी टाइप से ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चलेगी। तो आपके पास जो आपका सिलेबस है वो उसमें दे रखा है कि 16 चैप्टर्स हैं। तो हम पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेके और 16 चैप्टर तक हम उसको पूरा कवर करेंगे। तो आपका पहला चैप्टर है वो वैदिक गणित है, सेकंड आपके पास रियल नंबर सिस्टम है, तीसरा आपके पास पॉलिनोमियल है। तो हम इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस कवर करेंगे और स्टार्ट हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे रियल नंबर सिस्टम जो आपके पास है। तो अब इसमें सबसे पहले जैसे हमारी जो ऐप है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स आप जैसे सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हो। अब जो आपका सिलेबस है या जो टाइमिंग वगैरह है वो अपने जैसे स्टूडेंट से डिस्कस करके हम फाइनल कर लेंगे जो भी टाइमिंग होगा। तो आपको लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज दोनों ऐप में मिलेंगे। तो जैसे ही आप कोई कोर्स परचेज करते हो तो उसके बाद आपको लाइव आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम आपकी लाइव क्लासेज है। बाई चांस अगर ना ले सको तो उसको हम फिर रिकॉर्डेड क्लासेज में अपलोड कर देंगे, आप उसको बाद में भी देख सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आपको देखने का मन हो आप आने वाले 5-6 महीनों तक उसको आराम से देख सकते हो। एक वीडियो को आप 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो चैट के थ्रू या व्हाट्सएप फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या डायरेक्ट हमारी ऐप से आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो। जो भी आपकी दिक्कत होगी उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों का रेगुलेशन ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेज है आपने मोबाइल में स्टार्ट कर लिया और क्लासेज उधर चल रही है और आप कहीं और घूम रहे हो। ऐसा नहीं करना। जब तक आपकी क्लासेज चले तब तक आपको पूरा 1 घंटे की क्लास चलेगी तो 1 घंटे पूरा मन लगा के आपको वीडियो पूरा देखना है, सुनना है उसको और एक एक चीज़ समझनी है। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए आप उसी टाइम हमें बता सकते हो। और जब आप वीडियो देख रहे हो तब आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आप सुनो और उसको देखो। क्लास कंप्लीट होने के बाद जब आप थोड़ा फ्री हो, जब आपको दोबारा पढ़ना हो उस टाइम आप पूरा वीडियो दोबारा देखो, फिर उसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में या जैसा भी आपको ठीक लगे पूरा आप नोट्स तैयार करो। बस जब तक आप वीडियो चले तब तक आपको सिर्फ ध्यान देना है पूरा इस पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में। सबसे पहले नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से चलते रहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से ये चलते रहते हैं नंबर। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में क्या होगा कि 0 आएंगे, फिर प्लस माइनस 1, प्लस का 1 भी आएगा, माइनस का 1 भी आएगा, प्लस का 2 भी आएगा, माइनस का 2 भी आएगा। इस टाइप से ये दोनों साइड चलते रहेंगे। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। जहाँ पे परिमेय संख्याएं लिख देता हूँ मैं,
प्रिमेय संख्याएं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। इनको P बटे Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे Q आपके पास 0 नहीं होना चाहिए और P व Q है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और ये चीज़। तो ये आपके पास होते हैं प्रिमेय संख्याएं। आपके पास प्रिमेय संख्याएं कौन सी है जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अप्रिमेय संख्या, या इसको प्रिमेय में ये भी बोल सकते हो कि ऐसे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद या तो वो अपना पुनरावृत्ति शुरू कर दे या वो दशमलव के बाद रुक जाए, ऐसी संख्याएं भी प्रिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आते हैं अप्रिमेय संख्याएं। तो वो वास्तविक संख्याएं जो प्रिमेय ना हो वो अप्रिमेय होगी, या अप्रिमेय आप ये बोल सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार में ना तो वो पुनरावृत्ति करे और ना कभी वो रुके, ऐसी संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याओं में प्रिमेय व अप्रिमेय संख्याएं, तो जितनी भी आपके पास प्रिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अप्रिमेय संख्याएं हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए तो वो आपके पास वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वास्तविक संख्याओं में, उसमें जैसे प्रिमेय संख्याएं किस टाइप की होगी या अप्रिमेय संख्याएं किस प्रकार की होगी, वो कब पुनरावृत्ति करेगी, कब वो पुनरावृत्ति नहीं करेगी, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और HCF महत्तम समापप्रत्यय क्या होता है, LCM लघुत्तम समापप्रत्यय क्या होता है, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो कुछ चीज़ों के बारे में तो आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा पहले भी, कि प्रिमेय क्या होती है, अप्रिमेय क्या होती है, LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले आइडिया है। हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डिवाइड करने की जो चीज़ है वो यूक्लिड ने बताई थी। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के थे। तो यूक्लिड ने सबसे पहले ये एल्गोरिथम दी थी, यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं जिसे। एल्गोरिथम क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लो कोई भी आपको कार्य करना है, उसको कार्य करने की एक पर्टिकुलर एक विधि होगी, उस पूरी विधि को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो डिवाइड करने की एक पूरी एल्गोरिथम है जिसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिवाइड करने का, ये विभाजन करने का जो पूरा एल्गोरिथम है, पूरा मेथड है, वो यूक्लिड ने दिया था, इसलिए इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यूक्लिड ने क्या बोला था कि मान लो यूक्लिड ने बोला था कि माना A व B दो पूर्णांक हैं तथा एक ऐसे पूर्णांक C का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि B/A = C। A और B कोई भी दो आपके पास इंटीजर्स हैं और एक ऐसे इंटीजर का जो एग्जिस्टेंस है वो आपको इस टाइप से मिल जाए कि B/A करने पे आपको C मिले, तो B भाज्य A भाजक तथा C भागफल कहलाता है। आपके पास
let a and b are two integers, then there exists an integer c such that b upon a equal to c, then b is called dividend, a is called divisor and c is called quotient. ठीक है, इसी टाइप से अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड किया गया, तो उसमें आप देखोगे कि आपके पास अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं, ये आपके पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये आपके पास है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का। इसके बाद इसी को अगर आप और एक्सटेंड करते हो तो आपके पास हो जाएगा कि माना ए बी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो Q व R ऐसे पूर्णांक अद्वितीय रूप से इस प्रकार अस्तित्व में होंगे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी कोई भी दो इंटीजर हैं तो उनके लिए Q और R ऐसे इंटीजर्स आपको मिलेंगे और यूनिकली मिलेंगे, अद्वितीय प्रकार से मिलेंगे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होंगे, जहां 0 लेस देन R लेस देन B, जहां पर R का जो मान है वो या तो 0 होगा या B से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, R है वो ऋणात्मक नहीं लेना, R 0 या 0 से हमेशा बड़ा होगा और B से हमेशा छोटा होगा। इस केस में जो Q है इसको हम भागफल बोलते हैं और R है वो शेषफल होता है। Q है वो कोशेंट, कोशेंट से Q उठा लिया, R रिमाइंडर, रिमाइंडर से R उठा लिया, तो Q है वो भागफल होगा और R है वो शेषफल होता है। इसी टाइप से B है उसको हम भाजक बोलते हैं और A है उसको हम भाज्य बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। जहाँ पे Q कोशेंट भागफल, R रिमाइंडर शेषफल, B डिवाइजर भाजक, A है वो डिविडेंट भाज्य होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगर आगे की बात करें तो आपके पास है HCF, बात करते हैं HCF महत्तम समापत्य, महत्तम समापत्य। तो इसमें अगर बात करोगे तो HCF की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF आप लोगों ने छोटी क्लासों में निकाला भी होगा, किस टाइप से हम निकालते हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। HCF जनरली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वह जैसे दो नंबर्स हैं आपके पास A और B, तो इनका जो HCF है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करती हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मुझे 15 और 20 ये दो संख्याएं आपको दे रखी है, दो नेचुरल नंबर आपको दे रखे हैं। इन दोनों का अगर आपको HCF फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे? 15 को आप लिखोगे 3 × 5, इसके बाद 20 को आप लिखोगे 2 × 2 × 5।
ये लिखोगे। तो सबसे पहले हमने फैक्टर निकाल लिए, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इनमें देखो कि कॉमन क्या क्या आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 5। तो जितने भी कॉमन फैक्टर हैं वो हमने निकाल लिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है आपको, तो एक ही कॉमन आया है, तो इसका जो HCF है वो 5 ही हो जाएगा। तो HCF ऑफ 15 एंड 20 इक्वल टू 5। 15 और 20 का जो महत्तम समापवर्त है वो आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से और नंबर उठा लो। जैसे मान लो कि आपको कोई भी नंबर 18 और 24, 18 और 24 का HCF आपको फाइंड करना है, कितना होगा HCF ऑफ 18 एंड 24। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 18 है, सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 का मतलब है वो संख्याएं जिनका 18 पर पूरा पूरा भाग जाता हो। तो अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है, 9 का भाग भी जाता है और 18 का भाग भी जाता है। तो अगर 18 के आप फैक्टर निकालोगे तो आपको 6 फैक्टर मिल गए, 1 2 3 6 9 18। इसी टाइप से अगर आप फैक्टर्स ऑफ 24 अगर करते हो तो 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 24 के फैक्टर्स। तो हमने फैक्टर निकाल लिए। अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या आ रहे हैं। तो इनमें कॉमन आपके पास आ रहे हैं, 1 कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, इतने ही कॉमन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इनके फैक्टर लिख लिए, उसके बाद फैक्टर का मतलब भाजक लिख लिए, उसके बाद इनमें कॉमन जो उभयनिष्ठ थे उनको लिख लिए। और अब उभयनिष्ठ में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट यहाँ पे 1 2 3 और 6 में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 6 है, 6। तो 18 और 24 का जो HCF होगा, जो महत्तम समापवर्त है, वो आपके पास हो जाएगा 6। तो 18 और 24 का जो HCF है वो आपके पास 6 होता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और यूक्लिडियन जो एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करके भी आप इसका HCF निकाल सकते हो। वो भी देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जैसे इसी नंबर का हम निकालते हैं, तो आपको क्या करना है HCF निकालने के लिए, जैसे मान लो कि आपको HCF निकालना है। अभी जो हमने किया था 15 और 20 का, इसका आपको HCF निकालना है। इन दोनों का महत्तम समापवर्त आपको ज्ञात करना है और यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करके करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको जो भी नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर का आपको HCF निकालना है। उसमें सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 15। तो आप 20 को 15 × 1 + 5, अभी जो हमने किया था A = BQ + R, इस फॉर्म में हमें लिखना है। आपके पास जो भी यहाँ पे A और B, यहाँ पे हमें B उस नंबर को मानना है जो छोटा नंबर है। तो यहाँ पे 15 और 20 में छोटा नंबर कौन सा है, 15। तो 15 को हमने B मान लिया, तो हम लिख सकते हैं 20 बराबर 15 × 1 + 5, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है कि जो आपके पास ये 15 है, इसको हम लिखेंगे 5 × 3 + 0, ये लिख सकते हैं। जो आपके पास छोटा नंबर है उस पर आप शेषफल का आपको भाग देना है। यहाँ पे जो भी आपके पास
दोनों में से छोटा नंबर था उस पर अब वो हमारा a बनेगा आगे वाले स्टेप में, और जो शेषफल आया है हमारा वो आपके पास b बनेगा। तो अब जो छोटा नंबर आया है ये 15 था, तो 15 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 3 प्लस 0। तो ये प्रोसेस आपको तब तक करते जाना है जब तक कि आपको शेषफल है वो 0 ना मिले। अब हमें यहाँ पे 0 मिल गया, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो भाजक था वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पे HCF ऑफ 15 and 20 ये आपके पास आ जाएगा 5। ये करना है इसी टाइप से। और कोई एग्जांपल देख लो अपने, जैसे आपकी बुक में भी कोई दे रखा होगा। जैसे दे रखा है 81 और 237, HCF ऑफ 81 237, ये हमें फाइंड करना है कि 81 और 237 का आपको HCF फाइंड करना है। तो अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 81। तो हमारे पास A क्या हो जाएगा? 237 और B क्या हो जाएगा? 81। यही होगा। तो अब हमें क्या करना है? 237 को इस साइड रखना है, यह आ जाएगा B इंटू Q प्लस R हमें देखना है। तो अब 181 को आपको 237 को 81 का भाग देना है इस पे, तो ये कितना आ जाएगा? अगर आप 81 का पारा 3 तक पढ़ोगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा। तो 81 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 162। 237 में से 162 घटा दो, 5 7 75, यही आएगा। अब आपको क्या करना है कि जो छोटा नंबर था हमारे पास A था वो अब B का काम करेगा, और जो हमारा शेषफल था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें लिखना है 81 क्या होगा? 75 75 गुणा 1 प्लस 6, यही करेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमारे पास अभी शेषफल 0 नहीं आया है, तो इस प्रोसेस को और आगे प्रोसीड करेंगे, हम और आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमारे पास 75 है, जैसे देखो 81 इधर आ गया, इस टाइप से 75 यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे 75 यहाँ पे आया था, तो 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 75 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 12 72 प्लस 3, ये लिख सकते हैं। अभी भी आपके पास शेषफल है वो 0 नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम फिर से और बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे ये 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 प्लस 0। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो शेषफल है वो 0 आ चुका है, और अगर शेषफल 0 है तो हमारे पास इसका महत्तम समापवर्तक कौन सा हो जाएगा? जो हमारा भाजक है, जो यहाँ पे हमारा B है, वो आपके पास इसका HCF होगा। तो HCF ऑफ 81 and 237 ये आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बाद में पूछ सकते हो हमसे, ठीक है? तो आप हमें ऐप पर चैट के थ्रू ये क्वेश्चन डाल सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपकी बुक में दे रखा होगा कोई एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके एक्सरसाइज में 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना है आपको। तो 210 और 55 हमें ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका। तो 210 और 55 का HCF हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे A हमारे पास क्या हो जाएगा? 210 और B कितना हो जाएगा? 55। ठीक है यहाँ तक। अब अगर आप देखोगे तो 210 को मैं लिख सकता हूँ 55। अब 210 पर 55 का भाग दोगे तो 55 का पारा स्टार्ट करो,
तो 55 इंटू 1 55, अगर 2 से करोगे तो ये 110, 3 से करोगे तो ये 165, 4 से करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो 55 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 165। तो 165 है, 210 में से 165 माइनस करो, कितना बच गया 210 में से 165 अगर माइनस करोगे तो ये 45 आ गया, 45। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, अब जो नया हमारे पास जो छोटी संख्या थी, जो हमारा b था, अब वो a का काम करेगा, और जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो अब b बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45 गुणा 1 प्लस 10। अभी भी शेषफल है वो 0 नहीं है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो अब ये जो हमारा b था अब वो a का काम करेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 1 to 5। अभी भी जो ये रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 5 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक बार फिर से आगे चलेगा, तो 10 = 5 × 2 + 0। अब इस स्टेप में जाके हमें शेषफल है वो 0 मिल रहा है। अगर शेषफल 0 है तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर भाजक है, इसका मतलब HCF ऑफ 210 एंड 55, 210 और 55 का HCF है वो हो जाएगा 5। तो इस टाइप से आपको करना है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें ऐप पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार ट्राई करना क्वेश्चंस की, अगर नहीं होंगे तो अपने इनको फिर से आगे बाकी क्वेश्चन भी करेंगे इसी टाइप से। जैसे मान लो हाँ, इसके बाद कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें ये बोला हुआ है कि आपके पास कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 3q + 1 3q + 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Every positive integer can be written as 3q + 1 3q + 2। हमें यह बताना है कि आपके पास कोई भी आप अगर पॉजिटिव नंबर लेते हो तो उसको हम इन तीनों में से किसी एक रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत आसान है। आपके पास मान लिया कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो जो अभी हमने यूक्लिडियन पर में पढ़ी थी उसमें हमने ये किया था कि a = bq + r, ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो हम जानते हैं यूक्लिड पर में, यूक्लिड विभाजन पर में से हम जानते हैं कि प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक या प्रत्येक पूर्णांकों a व b के संगत ऐसे पूर्णांक, ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार
होता है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान है वो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो a और b कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे माना b बराबर 3, अगर हम b को 3 मान लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पे r का मान क्या है 0 0 से बड़ा और 3 से छोटा रहेगा। तो r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो अगर r का मान 0 हुआ तो हम a को लिख सकते हैं 3q, जो आपके पास ये पहला रूप है, इसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर r का मान 1 हुआ तो हम a को लिख सकते हैं 3q प्लस 1, यह आपका जो द्वितीय रूप है ये हो गया। अगर r का मान 2 हुआ तो a का मान क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2। तो ये आपके पास जो तीसरा रूप है इसमें लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी एक पूर्णांक संख्या है, कोई भी एक धन पूर्णांक संख्या है, उसको हमेशा आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। इसी के साथ में जो दूसरा एग्जाम्पल बोल रखा है उसमें बोला गया है कि प्रत्येक धन पूर्णांक को आप 2q और 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हो। इसके साथ में आगे का एग्जाम्पल है कि प्रत्येक धन पूर्णांक को 2 गुणा q और 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हो। सेम यही आपको प्रोसेस करना है, बस यहाँ पे आपको b का मान है वो 2 लेना है। अगर b का मान 2 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q प्लस आर, जहाँ पे r का जो मान है वो 0 से लेके 2 के बीच में रहेगा। मतलब r का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब यदि r का मान 0 हुआ तो a को हम लिख सकते हैं 2 गुणा q, और यदि r का मान 1 हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2q प्लस 1। ये आपके पास आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो आप हमें चैट के थ्रू। इसके बाद आगे के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें बोला गया है आपको बताना है कि यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर आपको ये बताना है कि प्रत्येक धन पूर्णांक का जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m प्लस 1 प्रकार का होता है। इसके बाद आगे का एग्जांपल दे रखा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग (3m) या 3m प्लस 1 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये हमें बताना है कि आपके पास कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3m या 3m प्लस 1 प्रकार का होगा। तो देखो अगर आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो वो एक सम संख्या होगी या एक विषम संख्या होगी। या अभी अभी हम करके आए हैं कि आपके पास अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। तो हम जानते हैं ये आप जानते हो जो आपने अभी पहला एग्जाम्पल किया है वहां से कि हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को थ्री क्यू प्लस 1 3q प्लस 2 के
रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपके पास कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है तो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है। हम पहले केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, स्थिति 1, स्थिति 1, आपके पास हो सकता है कि जो आपके पास धनात्मक पूर्णांक a है वो 3q टाइप का हो। अगर ये 3q टाइप का हुआ तो a स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 9q स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर माना m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3, इसका मान आ जाएगा m, तो ये आ गया a स्क्वायर है वो आ गया 3 इंटू m। तो ये आपको दे रखा है कि 3 इंटू m के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। इसी टाइप से अगर मैं केस सेकंड की बात करें, स्थिति 2, कि a आपके पास 3q प्लस 1 प्रकार का हुआ। जो आपके पास जो आपका धनात्मक पूर्णांक है वो या तो 3q टाइप का होगा या 3q प्लस 1 टाइप का होगा या 3q प्लस 2 टाइप का होगा। अगर ये a आपके पास 3q हुआ तो हम इसको a स्क्वायर को 3 इंटू m में लिख सकते हैं। अगर ये 3q प्लस 1 प्रकार का हुआ तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो a स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो ये बन गया 3q प्लस 2, 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब मान लिया कि माना m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इस पूरे ब्रैकेट की जो संख्या है इसको अगर हम m मान लें तो a स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अगर यहाँ पे देखोगे तो a स्क्वायर का मान 3m था, यहाँ पे आ गया 3m प्लस 1। तो दोनों ही केस में ये सेम ही आ रहा है कि या तो आप इसको 3m या 3m प्लस 1 में रख सकते हो। अब हम लास्ट कंडीशन की ओर बात कर लेते हैं, स्थिति 3। इसमें अगर a आपके पास 3q प्लस 2 टाइप का हुआ, 3q प्लस 2, दोनों तरफ अगर वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 6 दूनी 12q प्लस 4 ये मिलेगा। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ये आ गया a स्क्वायर का मान। अब यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो, 3 अगर आप इन सभी में से कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। सिर्फ 3 तक कॉमन लिया है, प्लस 1 यहाँ भी था, एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब देखो माना m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये ब्रैकेट की जो संख्या है इस पूरे को हमने m मान लिया, तो a स्क्वायर का मान कितना आ गया? 3m प्लस 1। इसमें आप देखोगे तो पहले केस में जो आपका धन पूर्णांक है उसका स्क्वायर 3m प्रकार का है, दूसरे में 3m प्लस 1 प्रकार का है और तीसरा भी 3m प्लस 1 प्रकार का है। तो अगर कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक लोगे तो उसका वर्ग हमेशा 3m या 3m प्लस 1 प्रकार का ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? तो एक बार जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल है, आप करने की ट्राई करो। कोई भी दिक्कत आएगी तो हम कल के लेक्चर में उसको बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे।
आपको किसी भी टाइम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, अगर आपको हिंदी अंग्रेजी की दिक्कत है तो भी आप बता सकते हो। मैंने हालांकि काफ़ी कोशिश किया है हिंदी में पढ़ाने की, फिर भी अगर कुछ वर्डिंग की प्रॉब्लम हो, जैसे कुछ शब्द हो सकता है इंग्लिश के आ जाएं, या इंग्लिश के बच्चों को हिंदी में से ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप बता सकते हो। हम दोनों को कोशिश करेंगे मैनेज करने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। थैंक यू।